नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि धूमिल की जयंती है। आज अगर वो जीवित होते तो 84 वर्ष के होते। साठोत्तरी जो कविता है हिंदी की, 60 के दशक के 1960 के बाद की जो कविता है, उस कविता में धूमिल का नाम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत ही छोटी आयु में उनका देहांत हो गया। मात्र 39 साल की उम्र में ही वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, किंतु अपने पीछे वे अपनी प्रतिभा का प्रमाण छोड़कर गए। उनकी कविताओं के 2 संग्रह, जिनका संकलित रूप एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था, जो है संसद से सड़क तक। तो संसद से सड़क तक में 2 संग्रह हैं। उन 2 संग्रहों की कविताएं हमें देखने को मिलती है। एक कल सुनना मुझे और दूसरा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो सुदामा पांडे धूमिल उनका पूरा नाम है। तो धूमिल साठोत्तरी कविता के उन युवा कवियों में सबसे अलग स्थान रखते हैं, सबसे विशिष्ट स्थान रखते हैं, और बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है उनका वो तेवर। उनकी कविताओं का तेवर देखते हुए हमें स्पष्ट जो है कबीर की याद आ जाती है। कबीर जिस तरह से अपने समाज में फैले हुए दुर्विचारों का, दुर्व्यवहारों का, जो गलत परंपराएं थीं या फिर जो व्यवस्थाएं चल रही थी, हर तरह की व्यवस्था उस समय, और उसके विरोध में जिस तरह से कबीर ने जो है अग्नितुल्य वाणी कही है, वैसी ही अग्नितुल्य वाणी हम धूमिल की कविताओं में देखते हैं। कबीर में जिस तरह का आक्रोश दिखाई देता है दुर्व्यवस्था का, चाहे वो सामाजिक या धार्मिक दुर्व्यवस्था हो, उसके प्रति जो आग कबीर की भाषा में दिखाई पड़ती है, कबीर की कविताओं में दिखाई पड़ता है, वैसी ही आग, वैसा ही आक्रोश हम धूमिल की कविताओं में देखते हैं। धूमिल यदि वे और कुछ वर्ष तक जीवित होते और उनके कुछ और संग्रह प्रकाशित होते कविता के, तो निसंदेह आज वे एक बहुत बड़े महाकवि के रूप में चित्रित किए जाते, क्योंकि ये अत्यंत संभावनाशील कवि थे। उनके इस 2 संग्रह जो हैं, इन 2 संग्रहों को देखकर ही जो है आलोचक इस तरह का वो मत देते हैं कि ये अत्यंत संभावनाशील कवि थे, जिसमें भाषा की सजगता थी और विचारों का तेज था। वो अपने विचारों को इस तरह से भाषा में पिरोते थे, और भाषा के जो अवयव हैं, जो तत्व हैं, उन तत्वों का वो प्रयोग कविता में भी करते थे। जो विराम चिन्ह वगैरह हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग भी उनके कविताओं में, वो विराम चिन्ह को एक प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया करते थे, जैसा कि मुक्तिबोध ने किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं ये। इस पर धूमिल पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज मैं चाहता हूँ धूमिल की 2 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूँ, उसका पाठ करूँ। आवृत्ति देखते हैं आप मैं किस तरह कर पाता हूँ। आपको पसंद आएगी आशा करता हूँ जहाँ तक। तो चलिए बिना विलंब किए हम धूमिल की कविताओं को देखते हैं। तो मैं बस 2 ही कविताएं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं जिस कविता का पाठ आपके सामने करना चाहता हूँ, वो अत्यंत ही प्रसिद्ध कविता है धूमिल की, और धूमिल की प्रतिनिधि कविता कही जा सकती है। तो वो कविता है मोचीराम। रापी से उठी हुई आँखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए मेरे सामने खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है?
चकतियों की थैली है। उसे एक आदमी पहनता है, एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर एक पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ, भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टांकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिसे पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है सैर को। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है। उसके आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हियाँ ठोको, वहाँ पिटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ जूते को ऐना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है, जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस वसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख्तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस वक्त रापी की मूठ हाथों में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ों से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं, शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं
कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, अपना अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। तो ये हुई पहली कविता। दूसरी कविता है, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है धूमिल की, जिसका मैं पाठ करने की कोशिश करूँगा, आपको पसंद आए शायद। कविता का शीर्षक है अकाल दर्शन, अकाल का दर्शन। तो इस प्रकार है कविता। भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आँखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है? उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। समझ रहे होंगे आप, जनता के हित में कौन स्थानांतरित होता रहता है? ये एक व्यंग्य है। मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूं और उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब भी उनसे कहा है देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं। जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यही ख्याल उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते। अनाज के पीछे, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिज़ा वसूल करता है, कभी गाय से, कभी हाय से। यह सब कैसे होता है? यह सब कैसे होता है? मैं उन्हें समझाता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ। वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरे पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। वो कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है? वे चुपचाप सुनते हैं। उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है, कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर तटस्थ हैं, वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति,
क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जुर्जी है। तो ये हो गई दूसरी कविता। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं और कविताएं पाठ नहीं कर रहा हूँ। तो आपने देखा जिस तरह से, बस 1 मिनट और, कि धूमिल की वे कविताएं जो हैं किस तरह से व्यवस्था के विरोध में खड़ी हैं। और आज जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, इस माहौल में जहाँ सत्ता इस कदर से क्रूर हो गई है और संवेदनहीन हो गई है, लोगों की दुख तकलीफ से उसे कोई भी मतलब नहीं है, जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, जनता या फिर देश के किसी भी पहलू से जिस पे उनका लगाव अगर प्रस्तुत हो, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजियां हैं। जुमलेबाजियों में ही वे समझ लेते हैं उनकी देशभक्ति और जनता का जन प्रेम जो है वो उनका दिखाई देगा। हकीकत तो ये है कि वे बहुत ही जन विरोधी कार्य कर रहे हैं। और धूमिल की कविताओं के संदर्भ में अगर हम वर्तमान समय को अगर देखें, उसकी आलोचना करें, तो हम पाएंगे कि धूमिल की कविताएं आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है और इस तरह के आक्रोश की आज ज़रूरत है। हालांकि आज ये दिखाई भी पड़ रहा है, कई कवि हैं जो पहले से जिन्होंने प्रसिद्धि पा ली है या फिर जो अभी नया लिख रहे हैं, कवियों में भी आज उस तरह का विरोध दिखाई पड़ रहा है, उस तरह का आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, जिसकी बुनियाद जो है कबीर ने डाली थी और उसके आधुनिक काल में इस बुनियाद को पुख्ता करने में धूमिल का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।